तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट कतार की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो फाइट नाइट के कंपैरिजन में तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। इसमें बस एक चैंपियनशिप फाइट को ऐड कर दो और ये एक मिडिल ईस्ट का पेपर व्यू कार्ड बन सकता है। मेन कार्ड तो काफी अच्छा लग रहा है, बट इसी के साथ प्रीलिम कार्ड को भी अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में भी हमें काफी डिसेंट नेम फाइटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब हल्की सी और अगर मैं प्रीलिम कार्ड की बात करूं तो यहां पर मेरे लिए 3 फाइट्स बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होती हैं, जिधर एक फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन की एलेक्स परेज वर्सेस असू अल्माबाएव की। इसके बाद बैंटवेट डिवीजन की फाइट जहां पर बक्सत अल्मा खान की फाइट होने वाली है इलिया टुपोरिया के भाई एलेक्जेंड्रे टुपोरिया के अगेंस्ट। अब इसी के साथ एक और फाइट की बात करते हैं जो लाइटवेट डिवीजन की है, जहां पर शकीम रॉक या फिर शेम रॉक बोलो जो पैडी पिमलेट का टीममेट है वो अपना डेब्यू कर रहा है। और ये इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फाइट बन जाती है क्योंकि शेम रॉक काफी टाइम से अंशुल जुबली को कॉल आउट करे जा रहा है फाइट करने के लिए। तो मैं तो ये फाइट डेफिनेटली देखने वाला हूं। अब हैट्स ऑफ टू शेम रॉक, क्योंकि जिस फाइटर के अगेंस्ट वो अपना डेब्यू कर रहा है वो उसके लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड फाइट है। वो अपना डेब्यू करने वाला है अनडिफीटेड फाइटर न्यूरोलो अलीएव के अगेंस्ट, और जैसे मैंने कहा आई थिंक सो ये उसके लिए बहुत ज्यादा टफ फाइट है टू विन। बट देखते हैं अगर वो फाइट को पुल ऑफ कर लेता है तो बिग माउथ की वजह से ऑलरेडी उसका नाम थोड़ा सा एस्टैब्लिश्ड है, तो अगर वो एक बहुत टफ ओपोनेंट न्यूरोलो अलीएव को बीट कर देता है तो यूएफसी में भी वो अपनी ट्रैश टॉक को लेके आने वाला है और काफी जल्दी वो फेमस हो सकता है। तो ओवरऑल कार्ड तो काफी अच्छा है, बट अब जस्ट होप है कि फाइट्स भी अमेजिंग जाएं। और प्रिडिक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार कार्ड की टाइमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि कतार का कार्ड है तो ऑफ कोर्स टाइमिंग यहां पर चेंज है। जिधर नॉर्मली हम इवेंट्स को देखते हैं संडे सुबह को, बट ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है कल रात, यानी कि सैटरडे नाइट ऑनवर्ड्स ही ये पूरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होने वाला है 8:30 PM ऑनवर्ड्स, यानी कि कल रात को 8:30 बजे से प्रीलिम कार्ड स्टार्ट है। और मेन कार्ड की बात करें तो मेन कार्ड स्टार्ट होगा 11:30 PM, यानी कि कल रात 11:30 बजे से। अब डायरेक्टली चलते हैं प्रिडिक्शंस पर, जहां पर प्रीलिम कार्ड से मैं एक फाइट के बारे में बात करना चाहता हूं, यानी कि बैंटवेट डिवीजन की फाइट बक्सत अल्मा खान वर्सेस एलेक्जेंड्रे टुपोरिया की। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट, और ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज फाइट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टुपोरिया को बहुत बड़ा स्टेप अप मिल चुका है, जहां पर वो बक्सत अल्मा खान के साथ फाइट कर रहा है, जिसकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है, वो स्टैंड अप में बहुत अच्छा करता है, बस उसकी जो वीकनेस है वो है उसकी ग्रैपलिंग। अब एलेक्जेंड्रे टुपोरिया कर सकता है बक्सत अल्मा खान के साथ स्ट्राइकिंग, वो इनफैक्ट उसे स्ट्राइकिंग में बीट भी कर सकता है, बट जो टुपोरिया ने एक फाइट की है यूएफसी में, यानी कि कोडी थिकनेस की फाइट, वहां पर वो फर्स्ट 2 राउंड्स में तो काफी अमेजिंग लगा, बट थर्ड राउंड में हम देख सकते थे कि हल्की सी फाइट स्लो हो गई थी। और एलेक्जेंड्रे टुपोरिया जो स्टार्टिंग में पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था वो इतने ज्यादा वो लास्ट राउंड में थ्रो नहीं कर रहा था, और काइंड ऑफ कोडी थिकनेस वो राउंड 3 को विन कर गया था। बक्सत अल्मा खान की फाइट हमने उमार के साथ देखी है, जहां पर वो उमार को एक ह्यूज पंच से ड्रॉप भी कर देता है। तो बक्सत अल्मा खान के पास है वो पावर जिससे कि वो टुपोरिया को ट्रबल दे सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है पहले राउंड में एलेक्जेंड्रे टुपोरिया फीट में भी बहुत अच्छा दिखने वाला है। वो जस्ट लाइक अपने भाई इलिया टुपोरिया की तरह बहुत ज्यादा लूज रहता है, उसकी जो हेड मूवमेंट है वो काफी अच्छी है, वो लेफ्ट राइट बहुत अच्छे से मूव करता है। तो फर्स्ट राउंड में हम ये देखने वाले हैं, बट सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स मैं होप कर रहा हूं कि वो अपनी रेसलिंग को भी शो करे और बक्सत अल्मा खान को ग्राउंड में बीट कर दे, जस्ट लाइक उमर की फाइट में हुआ था। वो बेशक उमर को ड्रॉप कर देता है, बट फिर एक बार जब उसे उमर ग्राउंड में लेके जाता है तो बक्सत अल्मा खान के पास कोई आंसर नहीं था। तो मेरी ओपिनियन में सेम अप्रोच लेके आने चाहिए एलेक्जेंड्रे टुपोरिया को भी। जो मेरी फाइट में प्रिडिक्शन है वही मैं होप कर रहा हूं कि एलेक्जेंड्रे टुपोरिया करे, यानी कि राउंड 2 में वो बक्सत अल्मा खान को सबमिट कर दे। तो मैं यहां पर पिक कर रहा हूं एलेक्जेंड्रे टुपोरिया टू विन। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर तगीर उलनबेकॉफ की फाइट होने वाली है, जो यूएफसी में वापस आ रहा है, जिसने गोट माइटी माउस के साथ भी फाइट की है, यानी कि कियोची होरिगुची। बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है ये। तगीर उलनबेकॉफ के पास हाइट और साइज की एडवांटेज है, जहां पर फ्लाईवेट डिवीजन के कंपैरिजन में तो वो एक बहुत ही बड़ा फाइटर है, बट इस साइज की वजह से उसे एक डिसएडवांटेज भी है, और वो है कि वो लास्ट राउंड आते आते थोड़ा सा गैस आउट हो जाता है। कियोची होरिगुची की बात करें तो वो एक ऑलराउंड फाइटर है, वो काफी फास्ट है अपनी फीट में, बट इसी के साथ वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है जहां पर इतने ज्यादा अच्छे ग्रैपलर्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो तगीर उसकी ग्रैपलिंग को पूरा टेस्ट करने वाला है, और इसके साथ रिसेंटली हम देख भी रहे हैं कि जो भी फाइटर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से यूएफसी में आ रहा है फाइट करने के लिए, वो अपनी फाइट को विन नहीं कर पा रहा है। अब दोनों का ही रीजन मैं देख सकता हूं कि वो कैसे फाइट को विन कर रहे हैं, बट सच में मेरा यहां पर बहुत ज्यादा मन है कि मैं कियोची होरिगुची को पिक करूं विन करने के लिए। तो लेट्स डू इट। मैं जाने वाला हूं कियोची होरिगुची टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब पहले के 2 राउंड्स में तगीर बहुत अच्छी फाइट करता है, वो फॉर श्योर कियोची होरिगुची को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करेगा। तो क्योंकि होरिगुची का स्टांस थोड़ा सा लो है एंड ऑब्वियसली उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में तगीर को थोड़ी सी मुश्किल
मुश्किल होने वाली है होरिगुची को ग्राउंड में लेके जाने की। और अगर स्टार्टिंग में टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है होरिगुची, तो फिर जो वो अपने प्रेशर को डालता है वो डाल सकता है। उसकी जो लेग किक्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट रहती हैं और इसी के साथ उसके पास बहुत अच्छा पावर पंच है, यानी कि ओवरहैंड राइट पंच उसका काफी अच्छा है, जिससे उसने मल्टीपल टाइम्स अपने ओपोनेंट को ड्रॉप किया है। तो यहां पर उसे पूरा देखना चाहिए ये पावर बॉम्ब को लैंड करने का। तो बेसिकली मैं यहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले राउंड से होरिगुची प्रेशर को डाले तगीर के ऊपर, वो उसकी रेंज को काउंटर करे विद इंटेंस प्रेशर, जहां पर वो तगीर को मौका ही नहीं दे रहा अपनी रेंज को सेटअप करने का और कंटिन्यूस प्रेशर डालते हुए आउटवर्क कर रहा है तगीर को। जहां पर पहले की अगर वो 2 राउंड्स में से एक राउंड को विन कर जाता है, तो थर्ड राउंड में उसके ऑलरेडी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वही विन करेगा। तो 3 में से 2 राउंड्स को विन करते हुए मुझे लगता है कि कियोची होरिगुची फाइट को विन कर लेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल फाइट मैं देख सकता हूं कि तगीर होरिगुची को टेक डाउन कर रहा है और पूरे राउंड उसके ऊपर टॉप पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, तो ऐसा भी डेफिनेटली हो सकता है। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर पूरी वीडियो को मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ रहा है क्योंकि सबसे पहले यहां पर फाइट हो रही थी सर्गे स्पिवैक और शमील गाजिएव की, बट रिसेंटली अपडेट आता है इंजर्ड हो चुका है और उसकी जगह फाइट कर रहा है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा। फिर भी अगर मैं बता दूं तो शमील गाजिएव को मैंने पिक किया था सर्गे स्पिवैक के अगेंस्ट, बट अब ये फाइट कंप्लीटली डिफरेंट फाइट बन चुकी है, जहां पर 2-3 डेज के शॉर्ट नोटिस में वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा, जो आई पोक होने के बाद भी नॉकआउट से विन किया था, उसे ऑलरेडी टॉम एस्पिनल से कंपेयर कर रहे हैं। वो टॉम एस्पिनल को कॉल आउट भी कर रहा है और अब विद इन नो टाइम उसने शॉर्ट नोटिस फाइट को ले लिया है शमील गाजिएव के अगेंस्ट। अब पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा फाइट को विन कर लेगा, जहां पर मेरी यही प्रेडिक्शन है कि एक शॉर्ट नोटिस फाइट को अकोस्टा विन करने वाला है और वो फाइट को विन करेगा बाय यूनानिमस डिसीजन। अब शमील गाजिएव की बात करें तो जो उसका फाइटिंग स्टाइल है वो एक काफी बुली वाला फाइटिंग स्टाइल है, जहां पर वो अपने पूरे एग्रेशन और प्रेशर को डालता है अपने ओपोनेंट के ऊपर। जिधर एक बार अगर उसका ओपोनेंट बैकफुट में आने लग पड़ा, तो वहीं से शमील गाजिएव फिर अपनी फाइट्स को विन करने लग पड़ता है। जिधर उसके पास ग्रैपलिंग की एडवांटेज रहती है ओपोनेंट्स के ऊपर, तो वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाता है। और क्योंकि शमील गाजिएव को द ब्लॉब भी बोलते हैं क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली अपने ओपोनेंट के ऊपर वो सारे वेट को डाल देता है, जिससे कि उसका ओपोनेंट बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। बट यहीं पर वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा का मुझे डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि अगर हम कोस्टा की फाइट्स को देखें तो वो बहुत बार अपनी गेम को काउंटर शॉट्स पे ही खेलता है, जिधर वो अपने ओपोनेंट को आने देता है खुद के ऊपर और जैसे ही उसका ओपोनेंट पंचेस को थ्रो करने लगता है, वो एकदम से उन्हें काउंटर कर देता है। वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा की चिन भी काफी अच्छी है, तो आई डोंट थिंक सो कि शमील गाजिएव उसे नॉकआउट कर पाएगा। और इसी के साथ अकोस्टा ज्यादा बेटर वे से मूव करता है। हेवीवेट डिवीजन से अगर कंपेयर करते हैं तो हम बोल सकते हैं वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा की जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी है बाकी हेवीवेट से। तो यहां पर अगर वो उसे यूटिलाइज कर लेता है, वो जैब के पीछे रहता है और अगर उसे काउंटर शॉट्स पे रिलाई भी करना पड़ता है, तो वो यहां पर शमील के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड कर सकता है। और अगर ये फाइट राउंड 2 के बाद चले जाती है, तो हमने देखा है शमील गाजिएव को क्विट करता हुआ, वो थक गया था काफी, तो स्टेमिना की भी प्रॉब्लम फिर मे भी रह सकती है। तो ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक सो वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा फाइट को विन करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर जैक हरमैनसन फाइट कर रहा है मिक टिबिक ओरलबाई के साथ। बहुत ही ज्यादा बैड डिसीजन बाय जैक हरमैनसन। वो लास्ट फाइट में ग्रेगरी रॉड्रिगेज से ब्रूटली नॉकआउट हुआ था और नॉकआउट के बाद वो मिडलवेट डिवीजन से अब आ रहा है वेल्टरवेट डिवीजन में। तो वेल्टरवेट में उसकी ये पहली फाइट होने वाली है, बट क्योंकि उसकी चिन जा चुकी है, आई थिंक सो यहां पर और ज्यादा वेट कट करने की वजह से उसकी जो बची कुची चिन है वो भी बहुत ज्यादा वीक होने वाली है। और मिक टिबिक ओरलबाई एक काफी अच्छा फाइटर है, उसके पास डेफिनेटली वो पावर है जिससे कि वो जैक हरमैनसन को नॉकआउट कर सकता है। जैक हरमैनसन अपनी सबसे बेस्ट फाइट तभी कर पाता है जब वो पॉइंट फाइटिंग करता है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट, जिधर वो डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, अपने जैब को यूटिलाइज कर रहा है, लेग किक्स को यूटिलाइज कर रहा है। बट यहां पर वेल्टरवेट डिवीजन में मुझे लगता है बिकॉज ऑफ वेट कट वो काफी वीक रहेगा और मिक टिबिक ओरलबाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उस जैब को काउंटर करके, जैक हरमैनसन की 3 इंच की एडवांटेज को काउंटर करके उसे वॉक डाउन करने की। मिक टिबिक ओरलबाई कहीं पर भी फाइट कर सकता है, वो पॉइंट फाइटिंग भी कर सकता है, बट इसी के साथ मथेउस रेबिस्की की फाइट में हमने देखा था वो ब्रूटल ब्रॉल भी कर सकता है। तो देयरफॉर फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मिक टिबिक ओरलबाई टू विन बाय राउंड 2 या फिर राउंड 1 ही सबमिशन। आई थिंक सो मिक टिबिक ओरलबाई अपने प्रेशर को डालने वाला है पहले ही राउंड से। मे बी वो जैक हरमैनसन को मल्टीपल टाइम्स ग्राउंड में भी लेके जाए, बट जैसे मैंने कहा जैक हरमैनसन की चिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा वीक होगी, तो इसीलिए मिक टिबिक ओरलबाई उसके ऊपर कोई ह्यूज शॉट्स को लैंड करके उसे मे बी ड्रॉप कर दे और फिर जाकर उसके ऊपर सबमिशन को लगाकर फाइट को विन कर जाए। तो मिक टिबिक ओरलबाई फाइट में मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और इसीलिए मैं उसके साथ जा भी रहा हूं टू विन द फाइट।
और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर वोल्कन ऑस्टोमीर की फाइट होने वाली है अलोंसो मैनीफील्ड के साथ। डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर यहां पर वोल्कन ऑस्टोमीर नॉकआउट नहीं होता है मैनीफील्ड से, तो वो मेरी ओपिनियन में इजीली फाइट को विन कर जाएगा। ज्यादा एक्सपीरियंस वोल्कन के पास है, हाई लेवल फाइट्स की हैं वोल्कन ने, और जो उसकी अल्बर्ग के साथ भी फाइट हुई थी, वहां पर काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल लॉस था। तो टॉप लेवल फाइटर्स के अगेंस्ट भी वो बहुत अच्छी फाइट कर रहा है। वो एक टाइम पर बेल्ट के लिए भी फाइट किया था, फिर क्योंकि उसकी थोड़ी सी वीक चिन है तो उसका डाउनफॉल आता है, बट फिर से वो राइज अप कर रहा है। और अलोंसो मैनीफील्ड की बात करें तो एक बहुत बड़े बिग शॉट के अलावा आई डोंट थिंक सो अलोंसो मैनीफील्ड के पास कुछ भी ऐसा है जिससे कि वो वोल्कन ऑस्टोमीर को बीट कर पाएगा। तो इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है वोल्कन ऑस्टोमीर टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। बट हाँ, यहां पर जैसे मैंने कहा मैनीफील्ड के पास है वो नॉकआउट पावर, तो वोल्कन ऑस्टोमीर को वो एक वाइल्ड पंच से नॉकआउट भी कर सकता है। और अब मूविंग ऑन, तो इस फाइट नाइट कार्ड के को मेन इवेंट पे चलते हैं, जहां पर ये को मेन इवेंट है वेल्टरवेट डिवीजन का, जिधर फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद की फाइट होने वाली है इयन मचाडो गैरी के साथ। वंस अगेन बहुत ज्यादा क्लोज फाइट। अब ऑन पेपर तो इसे हम बोलेंगे एक ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर की फाइट, बट रिसेंटली हमने दोनों फाइटर से ऑपोजिट देखा है, जहां पर स्टार्टिंग के राउंड्स में हमने बिलाल मोहम्मद को देखा है कि वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है स्ट्राइकिंग करने का, वेयरएज इयन गैरी का हमने देखा है कि आजकल वो अपनी गेम को बहुत ज्यादा मिक्स कर रहा है, और जो उसके टेक डाउन्स रहते हैं, जो उसकी ग्राउंड गेम है, वो फाइट बाय फाइट इंप्रूव होते जा रही है। तो मे बी हम दोनों को अब ऑलराउंड फाइटर बोल सकते हैं, बट हाँ, प्राइमरली बिलाल मोहम्मद एक ग्रैपलर है, उसे फाइट में यही करना चाहिए। आई मीन जेडीएम की फाइट एक क्लियर एग्जांपल था, जहां पर वो अर्ली टेकडाउन्स को शूट नहीं करता है, फिर एंड में जब वो टेकडाउन्स को शूट भी करता है तो वो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। दूसरी साइड इयन गैरी की बात करें तो आई थिंक सो उसे मेजॉरिटी फाइट को रखना चाहिए स्टैंड अप फाइट। अब क्योंकि उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है ग्राउंड गेम में, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो खुद के ही टेकडाउन्स को शूट करने लग पड़े, और ये चीज उसे फाइट को कॉस्ट करवा सकती है। अब फाइट ये एक्सट्रीमली क्लोज है, बट यहां पर इयन गैरी ने फाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेल ली है, जिधर वो फाइट को 5 राउंड्स एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि उसकी वजह से ये फाइट बस 3 राउंड्स की है। तो बिलाल मोहम्मद की तरफ से प्रपोज हुआ था कि ये फाइट होनी चाहिए 5 राउंड्स की, ये को मेन इवेंट भी फाइट है तो बनती है 5 राउंड्स की, बट इयन गैरी ने इस फाइट को 3 राउंड्स का बना दिया है, और यही चीज मुझे लगता है कि इयन गैरी को बहुत ज्यादा फेवर करने वाली है। वो फुली अपने गैस टैंक को लेट आउट कर सकता है, उसे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं रहने वाली है कि अगर वो टायर्ड हो गया तो एंड में वो टेकडाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाएगा, बल्कि पहले ही राउंड से वो 100% के साथ जा सकता है। और इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है इयन मचाडो गैरी टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। इयन गैरी एक काफी स्मार्ट फाइटर है, उसके फुटवर्क से हमें पता लगता है वो बहुत अच्छे से मूव करता है, इसके साथ वो अपनी गेम को मिक्स भी बहुत अच्छे से करता है। ये हम उसकी हर एक फाइट में देखते आ रहे हैं कि उसकी ग्राउंड गेम इंप्रूव होते जा रही है। शाफकात की फाइट में भी हमने देखा कि उसकी ग्राउंड गेम काफी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पर आई थिंक सो बिलाल के लिए गैरी को टेक डाउन करना इतना इजी नहीं रहने वाला है, और इयन गैरी को ग्राउंड में होल्ड करना तो मुझे लगता है और भी ज्यादा मुश्किल होगा। जब हम साइज को भी देखते हैं तो दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, और इसी के साथ इयन गैरी के पास 3 इंचेस की रीच भी है। जेडीएम की फाइट में हमने देखा था कि जेडीएम बिलाल के ऊपर बहुत अच्छे जैब्स को थ्रो कर रहा होता है, तो ये आई एम प्रीटी श्योर इयन गैरी भी करने की ट्राई करेगा, और इसी के साथ इयन गैरी किक्स को भी बहुत अच्छे से लैंड करता है। तो आई थिंक सो बिलाल को ये फाइट कैसे भी करके ग्राउंड में लेके ही जानी पड़ेगी, वरना उसके लिए एक स्टैंडिंग वॉर विन करना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या बिलाल मोहम्मद इयन गैरी को ग्राउंड में लेके जा सकता है? तो आई थिंक सो फाइट में वो लेके तो चले जाएगा, बट इयन गैरी को वो होल्ड नहीं कर पाएगा, और जब भी गैरी वापस खड़ा होगा वो वंस अगेन फीट में बिलाल मोहम्मद को टैग करते रहेगा, और इसीलिए ओवरऑल मुझे लगता है कि 3 में से 2 राउंड्स, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है तीनों ही राउंड्स को विन करके वो यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाए। तो बिलाल को यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई करनी है कि वो बार बार इयन गैरी के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करते ही रहे। आई मीन आई डोंट थिंक सो कि इयन गैरी गैस आउट होगा, तो इसीलिए बिलाल के लिए जितना हो सके वो फाइट को ग्राउंड में कंट्रोल करे, और स्टैंड अप में उसे ट्राई करनी पड़ेगी कि वो कंटिन्यूअसली गैरी के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखे, क्योंकि अगर ये फाइट सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन रहती है, या फिर इयन गैरी बिलाल मोहम्मद को पुश बैक करता है, तो फिर इयन गैरी हेड किक्स को थ्रो करने वाला है, और ये हेड किक्स या फिर बहुत फास्ट जो इयन गैरी 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है, वो बिलाल मोहम्मद को नॉकआउट कर सकता है। तो इयन मचाडो गैरी के साथ मैं जा रहा हूं कि वो फाइट को विन करेगा। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो इस कार्ड की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये मेन इवेंट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर है, जिधर लाइट वेट डिवीजन फाइटर अरमान सुरुकिन की फाइट होने वाली है डैन हुकर के साथ। अब पता नहीं क्यों एक साइड मुझे लग रहा है कि ये फाइट बहुत इजी वे से जाने वाली है, जहां पर अरमान सुरुकिन फर्स्ट 2 राउंड्स में डैन हुकर को फिनिश करने वाला है, बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर राउंड 3 या फिर राउंड 4 तक चले जाती है, तो डैन हुकर की जो एबिलिटी है ब्रॉल करने की
की नेवर गिव अप वाली एबिलिटी जो उसके पास है, उससे वो कहीं अरमान सरूकिन को बीट करके अपसेट ना करते। डैन हुकर टू बी ऑनेस्ट ऐसा कर भी सकता है। मथेउस कैमरॉड के अगेंस्ट किसी ने भी उसे चांस नहीं दिया था, बट फिर भी उसने विन को निकाल लिया। वो एक ब्रॉलर है नेचर का, और अगर यहाँ पर अरमान सरूकिन ब्रॉल करने का देखता है या फिर वो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा है डैन हुकर को फिनिश करने का, तो ऐसे में डैन हुकर को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल सकती है। और कहीं ना कहीं वो देख भी रहा होगा कि अरमान सरूकिन उसके साथ ब्रॉल करने लग पड़े। बट दूसरी साइड गाइस, अगर अरमान सरूकिन इसको टेक्स्ट बुक बनाता है, यानी कि टेक्निकल रखता है पूरी फाइट को, जो उसकी एबिलिटी है ग्राउंड में फाइट को लेके जाने की, वो चीज वो शो करता है, तो आई थिंक सो वो काफी इजीली फाइट को विन करने वाला है। अरमान सरूकिन एक ऑलराउंड फाइटर है, उसके पास स्टैंड अप गेम भी है जिधर वो नॉकआउट भी करता है अपने ओपोनेंट्स को, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके पास बहुत अच्छी ग्राउंड गेम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर जगह अरमान सरूकिन ही एक्सेल कर रहा है। बट जैसे मैंने कहा, अगर कहीं पर वो फाइट में ब्रॉल करने लग पड़ता है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं रह रहा, तो कहीं वो फाइट को लूज ना कर जाए। बट ओवरऑल आई थिंक सो अरमान सरूकिन ही फाइट को विन करने वाला है, और इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है अरमान सरूकिन टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। आई थिंक सो फीट में वो डैन हुकर से बहुत ज्यादा फास्ट है, तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में मे भी दोनों के बीच में थोड़ी सी स्ट्राइकिंग हो, जहां पर अरमान सरूकिन वो किक्स को बहुत अच्छे से लैंड करता है, तो मे भी वो किक्स को थ्रो करे, वो अपनी ओवरऑल स्ट्राइकिंग को दिखाए, और उसके बाद फर्स्ट ही राउंड से वो देखने वाला है डैन हुकर को ग्राउंड में लेके जाने की। और यही मुझे लगता है सारी गेम चेंज करती है, क्योंकि एक बार अगर ये फाइट ग्राउंड में गई तो बेशक अरमान सरूकिन अपने ओपोनेंट्स को सबमिट नहीं करता है, बट जो उसका ग्राउंड एंड पाउंड है वो काफी ब्रूटल है। वो बहुत अच्छे वे से अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस को थ्रो करता है ग्राउंड में, और इन्हीं पंचेस से मुझे लगता है वो डैन हुकर को नॉकआउट करने वाला है। बट यहां पर फाइट में एक चीज को हमें याद रखना है कि अरमान सरूकिन के लिए फाइट में खोने को बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो चेस कर रहा है चैंपियनशिप फाइट, तो उसे ये फाइट को कैसे भी करके विन करना होगा। प्रेशर सारा तुम बोल सकते हो उसी के ऊपर है, और कभी कभार हमने देखा है कि जब इतना प्रेशर होता है तो फाइटर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। और यहां पर अरमान का ओपोनेंट डैन हुकर है, जो लव करता है फाइटिंग, उसके साथ ब्रॉल कर लो, ब्लडी फाइट कर लो, वो यही चीजें लव करता है। तो अगर ये कहीं पर फाइट लेटर राउंड्स में चली गई, जहां पर स्टार्टिंग में अरमान सरूकिन ने मान लो बहुत ज्यादा ट्राई की कि वो फाइट को ओवर कर दे, बट वो फाइट को ओवर नहीं कर पाया, तो चैंपियनशिप राउंड्स में ऐसा हो सकता है, यानी कि 4th और 5th राउंड में कहीं ऐसा ना हो जाए कि डैन हुकर अरमान को फिनिश कर रहा है। नॉर्मल अगर ये फाइट होती तो मैं बोलता है कि अरमान के लिए बहुत इजी फाइट है, बट क्योंकि इस फाइट में स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ये फाइट प्रीटी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि हल्की सी भी अगर सक्सेस डैन हुकर को मिलने लगी तो ये चीज पूरी ही फाइट का कोर्स चेंज कर सकती है। तो सुपर एक्साइटेड हूं मैं फाइट के लिए। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स हैं इस पूरे कार्ड को लेकर, और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।